नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। एक तरफ सूची फर्स्ट दी हुई है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दी हुई है। सूची फर्स्ट में पर्वत और पर्वत श्रेणियाँ दी हुई हैं और सूची सेकंड में चोटियाँ दी गई हैं। तो आपको सही मिलान करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड का समय है। प्रश्न को समझिए और आंसर देने का प्रयास करिए कमेंट में। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे यूकेपीएससी, पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ और यूकेपीएससी की जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं। साथ ही साथ इस प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे यूके ट्रिपल एससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में, जो अभी 500 प्लस वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं। तो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छे ये प्रश्न हैं जो सीरीज चल रही है। तो नीलगिरी की बात करते हैं। सबसे पहले नीलगिरी पर्वत श्रेणी की जो महत्वपूर्ण चोटी है, जो प्रसिद्ध चोटी है, वो है डोडा बेटा, जिसका नाम आपने सुना होगा। तो नीलगिरी से हम मिलाएंगे डोडा बेटा को। सतपुड़ा से संबंधित है धूपगढ़। अरावली, अरावली से संबंधित है माउंट आबू। और हिमालय की जो चोटी है वो है सागर माथा। तो इस प्रकार हमने सही मिलान कर लिया, आपने भी कर लिया होगा। नीलगिरी को आपने डोडा बेटा से मिलाया होगा, सतपुड़ा को धूपगढ़ से मिलाया होगा, अरावली को माउंट आबू से मिलाया होगा और हिमालय को सागर माथा से मिलाया होगा। अब है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में कॉफ़ी का शीर्ष उत्पादक राज्य? केरल, कर्नाटक, असम या तमिलनाडु? तो राइट आंसर है ऑप्शन। आप आंसर देने का प्रयास करिए, बहुत ही आसान प्रश्न है और राइट आंसर है कर्नाटक। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अब देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, उत्तराखंड से भी संबंधित है थोड़ा। पैतृक समाज और महिलाओं की प्रभावशाली स्थिति के सह अस्तित्व की विरोधाभासी स्थिति निम्न में से किसमें पाई जाती है? थारू जनजाति, खासी जनजाति, गौंड जनजाति या भील जनजाति? तो इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है। इस प्रश्न का आंसर है थारू जनजाति। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। थारू जनजाति में पैतृक समाज और महिलाओं की प्रभावशाली स्थिति के सह अस्तित्व की विरोधाभासी स्थिति पाई जाती है। अब देखिए, जनजातियों से ही संबंधित यहाँ ये प्रश्न है। एक तरफ जनजातियाँ दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनके रहने के स्थान दिए गए हैं। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप हल कर सकते हैं अगर आपको लगता है आप इस प्रश्न को हल कर पा रहे हैं तो नीचे से शुरू करते हैं। गारो, गारो से संबंधित है शिलोंग पठार। संथाल, पूर्वी झारखंड। उसके बाद है गौंड जनजाति, गौंड जनजाति छत्तीसगढ़। और भील जनजाति अरावली। तो इस प्रकार हमने ये प्रश्न बहुत आसानी से कर लिया। भील जनजाति को हमने अरावली से मिलाया, गौंड जनजाति को हमने छत्तीसगढ़ से मिलाया, संताल जनजाति को हमने पूर्वी झारखंड से मिलाया और गारो जनजाति को हमने शिलोंग पठार से मिलाया। तो इस प्रकार हमने ये प्रश्न कर लिया और जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए, यानी चौथा, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्न यूके ट्रिपल एससी की प्रतियोगी परीक्षा में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत बार पूछा गया है। निम्न में से कौन सा समुद्री मार्ग विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और व्यस्तम मार्ग है? तो सबसे जो व्यस्तम मार्ग है आपको बताना है, कैप मार्ग, उत्तरी प्रशांत मार्ग, दक्षिणी अटलांटिक मार्ग या उत्तरी अटलांटिक मार्ग? तो राइट आंसर की ओर चलेंगे और राइट आंसर है उत्तरी अटलांटिक मार्ग। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, वन डे एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब है, निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों में से किस में तापमान स्थिर रहता है? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, मध्य वायुमंडल में या क्षोभ सीमा में? तो बताना है निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों में किस में तापमान स्थिर रहता है। 5 सेकंड का समय इस प्रश्न को हल करने का आपके पास। समताप मंडल, क्षोभ सीमा, मध्य वायुमंडल या क्षोभ मंडल? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्षोभ सीमा। ऑप्शन बी को करेंगे टिक। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। वायुमंडलीय परतों में क्षोभ सीमा का तापमान स्थिर रहता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा के नाम से हम जानते हैं। ये पतली और अस्थायी परत होती है। उसके बाद है, निम्न में से किस रंग समूह को प्राथमिक रंग कहा जाता है? श्वेत, लाल, हरा, नीला, हरा, लाल, पीला, बैगनी, जम्बुकी या नीला, हरा, नीला और काला? तो राइट आंसर है हनीला। हनीला मतलब हरा, नीला और लाल। ऑप्शन बी राइट आंसर। इनको हम कहते हैं प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग क्या होते हैं? प्राथमिक रंग वे होते हैं जिन्हें हम एक दूसरे की सहायता से अन्य रंग बना सकते हैं। उन रंगों को कहते हैं हम प्राथमिक रंग। और नीला, हरा, लाल रंग समूह को प्राथमिक रंग कहा जाता है। अब देखिए, वर्ष 2001 की जनगणना और वर्ष 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर क्या थी? ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ दाग के लिखा है, यहाँ 10 की वृद्धि दर होगा 16.64, 17.64, 18.64 या 19.64?
तो बताइए राइट आंसर। 10 की वृद्धि से संबंधित ये आपका प्रश्न है, तो सबको पता ही होगा क्योंकि बहुत बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न। राइट आंसर है ऑप्शन बी 17.64। 2011 की जनगणना के बीच भारत का 10 की वृद्धि दर 17.64% रहा। 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर मेघालय, सबसे ज़्यादा जो 10 की वृद्धि दर रही है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या में, वो रही है मेघालय की, तथा नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर दमन और दीव की रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपको ध्यान रखना है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य हैं। सबसे पहला है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उसके बाद मणिपुर। अब है निम्न में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ता है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से वो कौन सी दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ती है। ऑप्शन है बनिहाल दर्रा, चंगला दर्रा, बोमडिला दर्रा या अघिल दर्रा। तो 5 सेकंड का समय आंसर देने के लिए, और आंसर आपको पता ही होगा बोमडिला दर्रा। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा यहाँ राइट आंसर। ऑप्शन सी को हम करेंगे टिक, बोमडिला दर्रा। प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में टीक के अधिकतम वन पाए जाते हैं। टीक यानी सागौन। तो पूछा है भारत के निम्न में से किस राज्य में सागौन के अधिकतम वन पाए जाते हैं। टीक नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। 5 सेकंड का समय है और राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए यहाँ हम करेंगे राइट। टीक यानी सागौन उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वाले वनों के वृक्ष हैं। टीक के अधिकतम वृक्ष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वाले वन भारत में उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये गर्मी के प्रारंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वृक्ष अधिक लंबे तथा सघन नहीं होते हैं। इन वनों का विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिमी घाट के पूर्वी डालों पर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और हमारे उत्तराखंड राज्यों में भी इन वनों का विस्तार है। ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न है निम्न में से किस क्षेत्र में समुद्री जल की लवणता अधिक पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विषुवतीय रेखीय, ध्रुवीय, उपोष्ण या अध्रुवीय क्षेत्र में। तो बताइए निम्न में से किस क्षेत्र में समुद्री जल की लवणता सबसे अधिक पाई जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी उपोष्ण। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है समुद्री जल की लवणता सबसे अधिक। आइए देखते हैं व्याख्या। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्री जल की लवणता अधिक पाई जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है तथा वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण लवणता की मात्रा अधिक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में समुद्री जल की लवणता सबसे अधिक पाई जाती है। निम्न में से किस क्षेत्र में समुद्री, ये हो चुका है हमारा, फिर भी देख लेते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में समुद्री जल की लवणता अधिक पाई जाती है। तो राइट आंसर है उपोष्ण। कारण भी आपको पता चल गया है क्यों पाई जाती है, अब आप इसको नहीं भूलेंगे। अब प्रश्न है एक प्लेट का दूसरी प्लेट की नीचे खिसकने की प्रक्रिया को जाना जाता है। तो बताइए एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अभिवहन, अवनयन, अभिसरण या संवहन। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसको कहा जाता है अवनयन। इंपॉर्टेंट है, ये भी सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं इसलिए यहाँ रखे गए हैं। एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को अवनयन कहा जाता है। और ये सभी जो प्रश्न हैं किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, जिनकी पूछे जाने की संभावना 100% रहती है। और ये प्रश्न आपके एक एक नंबर इंक्रीज करने में बहुत ही आपके लिए लाभदायक हैं। अब देखिए, एक तरफ दी हुई है दर्रा और दूसरी तरफ दिए हुए हैं उनसे संबंधित राज्य। सिपकिला दर्रा, नीति दर्रा, नाथुला दर्रा, बोमडिला दर्रा। तो आइए करते हैं शुरू। सबसे पहले हम हल कर लेते हैं नीति को, क्योंकि नीति हमारे उत्तराखंड में पाई जाती है, इसलिए हमने नीति को यहाँ टिक किया। उसके बाद सिपकिला दर्रा ये भी पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद है नाथुला दर्रा सिक्किम में पाई जाती है और बोमडिला दर्रा पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न को भी हल कर लिया। सिपकिला दर्रा हिमाचल, नीति दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम और बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार BCDA तो इस प्रकार हमने बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को कर लिया हल। अब बढ़ेंगे आगे। भारत में प्राचीनतम चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं। शिवालिक श्रृंखला में, अरावली श्रृंखला में, धारवाड़ क्षेत्र में या विंध्यन श्रृंखला में। तो बताइए भारत में प्राचीनतम चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती हैं अरावली श्रृंखला में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को याद रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर। और फिर से आ गया सही मिलान।
फसलों से संबंधित हैं। एक तरफ फसलें दी हुई हैं, दूसरी तरफ मुख्य उत्पादक राज्यों के नाम दिए हुए हैं इनके। तो मूंगफली की ओर चलते हैं क्योंकि ठंड आने वाली है और मूंगफली खाने के लिए हमें जाना होगा गुजरात। तो ये है गुजरात, तो हमने यहाँ टिक किया गुजरात। उसके बाद चावल, चावल है आपका पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। उसके बाद है जौ और रागी, रागी के लिए आपको जाना होगा कर्नाटक और जौ के लिए आपको जाना होगा उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न को हल किया। मूंगफली गुजरात, जौ उत्तर प्रदेश, चावल पश्चिम बंगाल और रागी कर्नाटक। भूमध्य सागर प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। जलवासी, पशुचारण, पशुधन संवर्धन, उष्णकटिबंधीय फसलों को उगाना, अन्न और फलों को उगाना। तो बताइए राइट आंसर क्या है? भूमध्य सागरीय प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय। तो राइट आंसर 5 सेकंड का समय आपको बताना है। राइट आंसर है अन्न और फलों को उगाना। ऑप्शन डी है राइट आंसर। आइए जान लेते हैं भूमध्य सागर क्षेत्र के संबंध में। ये आपको याद रहेगा क्योंकि एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में लोगों का मुख्य व्यवसाय अन्न और फलों को उगाना है। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु विषुवत रेखा के दोनों तरफ 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु में सबसे वृहद विस्तार भूमध्य सागर के चारों ओर के क्षेत्रों में पाया जाता है। इन प्रदेश में जो इसकी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इन प्रदेशों में वर्षा का अधिकांश लाभ शीत ऋतु में प्राप्त होता है। यानी भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र हैं उसमें शीतकालीन वर्षा होना भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की विशेषता है, क्योंकि यहाँ शीतकालीन वर्षा होती है। और आपसे पूछा भी जाता है कि प्रश्न निम्न में से कहाँ शीतकालीन वर्षा सबसे ज़्यादा होती है या शीतकालीन वर्षा की विशेषता है। तो ऑप्शन दिया जाता है भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय। तो इस प्रकार के ऑप्शन रखे जाते हैं प्रश्न के हिसाब से। तो इन प्रदेशों में वर्षा का अधिकांश भाग शीत ऋतु से प्राप्त होता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु शुष्क पाई जाती है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यह जलवायु प्रदेश रसदार फलों, अंगूर, नींबू, संतरा, मेवा, शराब आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि आपको 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है और यहाँ अन्न और फलों को उगाना बहुत ही लाभदायक होता है। निम्न में से कौन परवाल भित्ति का मुख्य रासायनिक संगठन है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। इंपॉर्टेंट है, यूकेपीएससी में पूछा जा सकता है क्योंकि वहाँ साइंस के ज़्यादा ही प्रश्न बनते हैं। कभी कभी सिलेबस में दिए भी नहीं होते हैं साइंस के प्रश्न और बन जाते हैं साइंस के प्रश्न। रिया किसका उदाहरण है? प्राकृतिक तट, संयुक्त तट, उन्मज्जी ऊपरी भूमि तट या निमग्न ऊपरी भूमि तट। तो राइट आंसर है रिया है निमग्न ऊपरी भूमि तट का उदाहरण। इसको भी आपको याद रखना है, रिया किसका उदाहरण है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम सेंटर में। रिया कौन है? रिया किसी लड़की का नाम है, लेकिन ये भूगोल से संबंधित है, इसको याद रखना है। रिया निमग्न ऊपरी भूमि तट का उदाहरण है। रिया तट का निर्माण भूपृष्ठीय अपरदन द्वारा प्रभावित स्थल के आंशिक रूप से जलमग्न होने से होता है। वास्तव में नदियों की एचुरी के जलमग्न हो जाने से रिया का निर्माण होता है। रिया का किनारा कीपाकार होता है तथा स्थल की ओर संकरा होता है। इस तरह रिया के शीर्ष भाग पर नदी का मुहाना तथा दूसरे सिरे पर खुला सागर होता है। तो ये भी अच्छा है। विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम भंडारण कहाँ पाया जाता है? सबको पता ही है, यूरेनियम सबसे ज़्यादा कनाडा में पाया जाता है। जब किसी देश की 0 से 14 और 15 से 44 आयु समूह की जनसंख्या लगभग समान है तो जनसंख्या की वृद्धि दर को क्या कहा जाएगा? यानी जब किसी देश की 0 से 14 वर्ष और 15 से 44 वर्ष आयु समूह की जनसंख्या लगभग समान है तो उस जनसंख्या वृद्धि दर को क्या कहा जाएगा? तीव्र वृद्धि दर, धीमी वृद्धि दर, शून्य वृद्धि दर या ऋणात्मक वृद्धि दर। तो उसको क्या कहा जाएगा आपको बताना है। उसको कहा जाएगा शून्य वृद्धि दर, यानी हम राइट करेंगे ऑप्शन सी। भारत में कितने प्रमुख जीव भौगोलिक क्षेत्र हैं? पूछे भारत में कितने प्रमुख जीव भौगोलिक क्षेत्र हैं? 7, 8, 9 या 10। तो भारत में याद रखना है, आपको कमेंट में बताना है कितने प्रमुख जीव भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो भारत में मुख्य रूप से 10 जीव भौगोलिक क्षेत्र हैं। आइए नाम देख लेते हैं उन 10 जीव भौगोलिक क्षेत्र के, जिससे आपको ये हमेशा याद रहे। ट्रांस हिमालय, उसके बाद रेगिस्तान क्षेत्र, पश्चिमी घाट, दक्कन क्षेत्र, गंगा मैदानी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र और अर्ध शुष्क क्षेत्र। उसके बाद जेट स्ट्रीम नामक पवन कहाँ पाई जाती है? बताइए, निम्न क्षोभ मंडल में, मध्य क्षोभ मंडल में, ऊपरी क्षोभ मंडल में या संपूर्ण क्षोभ मंडल में? तो जेट स्ट्रीम हमेशा याद रखना है ऊपरी क्षोभ मंडल में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, ऊपरी क्षोभ मंडल में पाई जाती है जेट स्ट्रीम नामक पवन। क्षोभ मंडल में ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पश्चिमी से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवीय प्रबल पवन धारा को जेट स्ट्रीम पाया जाता है। तो याद रखना, जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है ऊपरी क्षोभ मंडल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीट होता है। तो इस प्रकार हमने सारे प्रश्न कर लिए हैं। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार। वीडियो को लाइक जरूर करना।